हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ स्टार। हेलो बच्चों, मैं अनुज पांडे और आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स। तो आइए चलते हैं। तो जो क्लास 12 की फर्स्ट फिजिक्स है हमारी, उसमें हम विशेष करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के बारे में, इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। और पूरी फर्स्ट फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रिक है और मैग्नेट, और इसी से रिलेटेड चैप्टर हैं और इससे हट के कोई भी चैप्टर नहीं है फर्स्ट फिजिक्स में। उसके बाद सेकेंड फिजिक्स से पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे क्या क्या उसमें है। तो आइए देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका सेकंड पार्ट है मैग्नेटिज्म। और थर्ड पार्ट है इसका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, मतलब जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EMW। ये हो गया। अब इसमें इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है स्थिर वैद्युत की। तो इसमें क्या होता है, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर हो, मतलब जब चार्ज मतलब आवेश के बारे में बताएंगे आगे। आप क्लास 10th में कुछ इसके बारे में पढ़े ही होंगे। तो इसलिए व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रुका हुआ होगा तब जब उसका अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक। अब देखिए मैग्नेटिज्म में क्या होता है। मैग्नेटिज्म मतलब व्हेन चार्ज इज मूविंग with a constant speed, और यूनिफॉर्म स्पीड भी आप कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया। तो जब चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा होता है, मोशन मतलब गति, कांस्टेंट मतलब एक निश्चित चाल से, उसमें एक्सेलरेशन मतलब त्वरण ना हो। तो जब एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा हो तो उसका अध्ययन किस करना क्या रहता है, मैग्नेटिज्म। ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपकरण करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, व्हेन चार्ज इज मूविंग with some acceleration, when charge is moving with some acceleration, तो जब चार्ज कुछ एक्सेलरेशन से मतलब कुछ त्वरण के साथ चल रहा होता, मूव कर रहा होता है, तब उसका अध्ययन करना, तब उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीनों में यही डिफरेंस है। अब आप देख रहे हो तीनों में एक चीज बार बार आई है जिसका नाम है चार्ज। मतलब चार्ज इसका मेन है। फर्स्ट फिजिक्स का जो मेन है वो क्या है, चार्ज। पूरी फर्स्ट फिजिक्स किस पर डिपेंड है, चार्ज पर। तो विशेष करके इसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फिजिक्स का हीरो है चार्ज। अब देखिए, अब चलते हैं, चार्ज हीरो है तो देख लेते हैं चार्ज होता क्या है। तो अब आपका शुरू होगा लेसन 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड। तो आइए देख लेते हैं चार्ज होता क्या है। तो चार्ज की हिंदी होती है, तो बच्चा जानता है चार्ज की हिंदी क्या होती है, आवेश। अब देखिए आवेश में होता क्या है। तो
आज से लगभग 26 वर्ष पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, रब किया, और जब ऊन से रगड़ा तो अंबर नामक पदार्थ और ऊन दोनों में छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, प्रॉपर्टी आ गई। उत्पन्न क्या मतलब पहले से ही रहता है लेकिन आ गया, वो अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उस पर उस समय इस क्रांतिकारी खोज के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद लगभग 22 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने क्या बताया, उन्होंने कहा केवल अंबर और ऊन को आपस में ही रगड़ने से उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन, या मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, हम जानते ही हैं। तो उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों की प्रॉपर्टी उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक पदार्थ, अगर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ जब रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद सन 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्होंने इस प्रॉपर्टी का नाम, ध्यान दीजिए, चार्ज क्या होता है, चार्ज जो है, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब चार्ज जो होता है ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये प्रत्येक द्रव्य का एक गुण है, प्रत्येक द्रव्य में चार्ज होता है, चार्ज प्रॉपर्टी होती है। चार्ज कोई वस्तु नहीं है, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी मतलब गुण। अब आप ध्यान दीजिए, फिर सन 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम दे दिया, इस प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, क्या दे दिया, चार्ज। और आइए देखते हैं अब इसमें होता क्या है। अब विशेषकर ये होता क्या है, जैसे हम ले लिए कांच का टुकड़ा। अब अंबर और ऊन का प्रैक्टिकल तो उसमें यूनान के वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने कांच का ही प्रैक्टिकल किया था, कांच और ऊन का, लेकिन विशेष करके इसका जो खोज है वो फिर 2200 वर्ष बाद, यूनान के वैज्ञानिक खोज करने के बाद 2200 वर्ष बाद फिर इसकी खोज तेजी शुरू हो गई। तो जो कांच का टुकड़ा होता है, इसके साथ हम ले लेते हैं रेशम। मान लीजिए रेशम है, वैसे फिगर अच्छा बन नहीं रहा है लेकिन मान लेते हैं कि क्या है, रेशम। अब हम कांच और रेशम को रगड़ देंगे। जब रगड़ देंगे तो दोनों में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने क्या आता है, प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ, जब इसका वेट देखा गया, जब इसका मास को तौला गया, तो इसका मास कुछ इंक्रीज हो गया था। इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज। वैसे भी शुरू में इंग्लिश का यूज ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पढ़ाता हूं, और फिर धीरे धीरे इसका हिंदी बताएंगे, ऐसा मत सोचिएगा मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। तो इसका जो मास था वो क्या हो गया, इंक्रीज। मास क्या हो गया इसका, इंक्रीज। इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज। वैसे थोड़ा सा अगर रब करने पर, रगड़ने पर आपको ऐसा नहीं होगा इसका मास, जब आप तराजू तोलेंगे तो डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। लेकिन आपके तुला में जो किलो वाला तुला होता है उसमें इसका वेट आप जान नहीं पाएंगे कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, क्योंकि मास जो इंक्रीज डिक्रीज होता है दोनों का वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत ही थोड़ा। बताते हैं कैसे। तो ये क्या है, ग्लास। ग्लास मतलब कांच। और क्या है, ये क्या है, ऊन। ऊन या आप ले रेशम ही ठीक है, ये रेशम है। तो ये रेशम है, ये ग्लास है। इसका मास इंक्रीज कैसे हुआ, इसका मास रेशम का,
और इसका मास डिक्रीज कैसे हुआ, आइए देखते हैं। इसका मास इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। जब रगड़ा गया इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब हम कैसे जाने कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही आया, प्रोटॉन भी तो आ सकता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में कुछ पढ़ते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिल बना होता है, परमाणुओं से। परमाणुओं के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका रीजन ये है कि पहली बात तो प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, तो इसलिए आगे इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही पहले निकल के भागेगा। और दूसरा रीजन ये है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब आप बताइए, देख के बताइए कौन किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1897 गुना ज्यादा होता है। कितना गुना ज्यादा, 18,897 गुना ज्यादा। तो ऑटोमेटिक से अगर एक दो गेंद हो, एक भारी गेंद हो, एक हल्की गेंद हो, तो अगर हम दोनों में बल लगाएंगे तो कौन पहले जाएगा, कौन तेज जाएगा, जो हल्की गेंद रहेगी वो तेज जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है कि अगर दोनों को रगड़े तो इसमें क्या गया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब गया तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब किसी वस्तु में थोड़ा कोई वस्तु निकाल लोगे तो वो वस्तु कम हो जाएगी, वो वस्तु कम हो जाएगा, उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यही रीजन है कि इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज, और इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फिर कुछ समय बाद क्या देखा गया कि दो टुकड़े लिया गया, कांच के दो टुकड़े लिए, तो हम लिए ही हैं, एक टुकड़ा और ले लेते हैं ये, और एक रेशम भी ले लेते हैं, और ये क्या है, ग्लास, और ये क्या है, रेशम। ठीक, तो ग्लास और रेशम को जब एक तो इसको रगड़ा गया था और एक इसको रगड़ा गया, जब दोनों को आपस में अलग अलग रगड़ा गया तो जब ग्लास को पास लाया गया तो ये रिपल कर रहे थे, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब पहले ये अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी शो कर रहा था, जब छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, तब ये देखा गया शायद इनको रगड़ने पे इनमें ग्रेविटेशन फोर्स उत्पन्न हो गया। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन, नॉन रिपल्सन। रिपल्सन नहीं, केवल अट्रैक्शन। तो इसका मतलब कि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। क्योंकि इसको जब ग्लास को रगड़ने के बाद जब इस ग्लास को इसके पास लाया गया तो ये दोनों रिपल कर रहे थे, अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। और रेशम को जब पास लाया गया तो ये भी दोनों क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे, अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो प्रॉपर्टी आई, जो फोर्स आया, वो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ग्रेविटेशन में केवल अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो इसका मतलब ये स्वाभाविक सा है कि इसमें कोई नई फोर्स है। तो इस फोर्स का नाम भी क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे आप कहें कि आपकी जो मोटर होती है, समरसेबुल का जो होता है, वो किस फोर्स से चलता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। जब आप करंट देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में जनरेट हो जाती है, ठीक, मतलब उत्पन्न हो जाती है। अब आइए देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, जब ये करने के बाद जब ग्लास और रेशम को पास लाया गया और पास लाया गया तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे। अट्रैक्ट कर क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहा था मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दो, और इसके पास ज्यादा हो गया था, तो ये भी कह रहा था लो अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, राइट, हंसी के तौर पे। तो इसलिए जब इसको पास ला गया दोनों अट्रैक्शन कर रहे थे, और जब पास टच करा दिया गया, टच कराने के बाद इनकी जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। और ऐसा आप साइंस में देखते होंगे कि साइंस में क्या होता है, साइंस में आप देखते हैं कि कभी भी अगर दो पदार्थों को मिला दो तो उससे एक नया पदार्थ बन जाता है।
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दो चीजों के जो दो मान लो जो भी इसमें था उनको मिलाया जा रहा है तो दोनों खत्म हो जा रहे हैं। ऐसा केवल किसमें होता है? मैथ में। कैसे होता है? अगर आप +2 -2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह यहाँ भी है कि यहाँ पे कोई दो चीज है, चार्ज कितने प्रकार के हैं? दो। एक में लगता है प्लस है और में क्या है? माइनस। इसीलिए दोनों को जोड़ दिए तो दोनों बराबर थे, तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन गए उसमें इतने प्रोटॉन खाली रह गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होते हैं ना। मतलब कि अगर किसी पर मान लो एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो 5 प्रोटॉन की जोड़ी यहाँ कम हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, अनचार्ज हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए जब इनको पास पास लाया गया तो ये जब 0 हो गए, मतलब इनकी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो क्या देखा गया कि लगता है कि इसमें कोई जो चार्ज है वो कितने प्रकार का होता है? 2। इसी रीजन से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक का नाम क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज, और एक का नाम क्या रख दिया गया? निगेटिव चार्ज। अब हम देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि दो वस्तु को रगड़ने में किसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, सॉरी किसमें पॉजिटिव चार्ज आया और किसमें नेगेटिव चार्ज आया। हम देखेंगे कि कैसे हम जाने कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा नेगेटिव चार्ज है। जब हम दो वस्तुओं को रब करेंगे तो कैसे हम जानेंगे कि किसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, किसमें नेगेटिव चार्ज आया है। तो उसके लिए देखिए, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसका नाम है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, सॉरी माइक्रोस्कोप, गोल्ड लीफ माइक्रोस्कोप। ये फंडा होता है जानने का कि किस में पॉजिटिव चार्ज है और किस में नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पे एक मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर से एक वायर टच कर दिए, वायर टच करने के बाद क्या किए, इसमें से हम गोल्ड की 2 लीफ लगा दिए, इसमें हम गोल्ड की क्या लगा दिए? 2 लीफ। ठीक, और इसमें अगर गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ कैसी है? गोल्ड लीफ बहुत ही पतली है, इसको हम पीट के पतला कर दिए। अब पतला करने के बाद इसमें ऐसा लगा दिए। अब आप जानते हैं क्यों गोल्ड ही क्यों लिए और अदर थिंग क्यों नहीं लिए? क्योंकि गोल्ड में तन्यता जो होती है वो ज्यादा होती है, मतलब उसको पीटते जाओ बढ़ता चला जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा तन्यता होती है, तन ज्यादा बहुत तनता है, तो इसलिए गोल्ड लिए कि बहुत पतला हो जाए। अब क्या हुआ, इसको हम क्या किए कि इसको एक जार में बंद कर दिए। जार मतलब डिब्बा, कांच का डिब्बे में इसको क्या कर दिए? बंद कर दिए। ये वायर लगा हुआ है, समझ में नहीं लगा हुआ, ये वायर लगा हुआ है, अंदर गया हुआ है। फिर क्या हुआ, जार में क्यों बंद कर दिए? क्योंकि इसमें अंदर एयर ना जा पाए, जिससे गोल्ड लीफ हिले ना। ठीक, तो उसके बाद क्या किए, इसमें हम जो भी 2 वस्तुएं रगड़े थे उसको टच करा देंगे। मान लो ये वस्तु है, इसको क्या कर दिए हम? टच करा दिए। जब टच करा दिए तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें आएगा, देखिए इसमें टच करे, इससे वायर से गोल्ड लीफ में आ जाएगा। ये क्या है? गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ। तो दोनों गोल्ड लीफ हैं, ये भी है। तो अब क्या हुआ, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा? फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी इसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा और इसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, दोनों रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगी? ये फैल जाएगी। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तब भी क्या हो जाएगी? मान लो नेगेटिव चार्ज हुआ तब भी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपल।
सेम चार्ज, ध्यान दीजिए, सेम चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेम चार्ज अगर पॉजिटिव यहाँ टच कराओगे दोनों में पॉजिटिव आएगा, दोनों क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, और अगर निगेटिव होगा तब भी क्या हो जाएगी, दूर दूर। अब सर ये क्या हुआ, तो समस्या वही रही, प्रॉब्लम वही रही, हमें जानना है कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तो आप तो वही फिर समस्या खड़ी कर दिए कि फैल जाएगी तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे कि हम ऐसी दो वस्तुओं को रगड़ेंगे जिसमें हम जानते हो कि किसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, किसमें नेगेटिव चार्ज। कैसे, जैसे हम कांच को रगड़ दें, कांच को और रेशम को, भी बताए थे आपको, कांच को रगड़ दिए और क्या रगड़ दिए, रेशम। तो इसको रगड़ने के बाद इसमें कौन चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर नहीं मालूम है जान लीजिए, दोनों को रगड़ेंगे तो क्या इसमें क्या आंसर, कांच में कौन आएगा, पॉजिटिव, और रेशम में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या किए, कांच को इसमें टच करा दिए, पहले से ही कांच को टच कराए तो ये क्या हो जाएगा, रिपल करेगा, और रिपल करेगा तो हम जान जाएंगे कि इसमें, तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज इसमें है तो रिपल कर गया। अब हम जान गए कि इसमें पहले से ही कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जिसको नहीं जानते हैं उसको टच कराएंगे, जो अलग से रब किए हैं अलग वस्तु, इसमें कौन सा चार्ज है उसको टच कराएंगे। जब टच कराएंगे तो अगर ये पहले से फैली रहेगी, जब पॉजिटिव चार्ज आप इसको गुलाब टच कराएंगे तो ये क्या होगी, फैली रहेगी, क्योंकि ये रिपल करेगा, ये इसमें भी चार्ज इसमें भी चार्ज रिपल करे फैल जाएंगे, तो फैली रहेगी। अगर आप कांच को टच कोई पॉजिटिव चार्ज अलग से टच कराएंगे तो ये और फैल जाएगी, क्योंकि इसमें और चार्ज आ जाएगा, फोर्स और लगेगा तो और फैल जाएगी। तो हम जान जाएंगे कौन सा चार्ज है जो भी टच करा रहे हैं, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये सिकुड़ गई मतलब अगर इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आप नेगेटिव चार्ज दे दिए, फोर्स खत्म हो गई, फिर उसी स्टेट पे आ गई, तो हम क्या जान जाएंगे कि अब जो चार्ज टच करा रहे हैं अगर सिकुड़ गई तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और अगर और फैल गई कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब हम देखते हैं चार्ज के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। तो लेते हैं हम चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स क्या होता है, इसको तो हम भी नहीं जानते हैं, इसको आप पता करिएगा। कंजर्वेशन में क्या होता है, संरक्षण, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि चार्ज कैन neither be produced nor be destroyed. Charge can neither be produced nor be destroyed, but can only be transferred, but can only be transferred मतलब केवल इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो इसको प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न किया जा सकता है, या यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं, अथवा करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। चाहे क्रिएट लिखिए चाहे प्रोड्यूस, दोनों ठीक है। तो चार्ज ना तो बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, केवल ट्रांसफर किया जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको आप जानते भी हैं भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ी नष्ट कर दोगे, वो तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो इसको चार्ज को आप नष्ट नहीं कर सकते, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें गया तो उसमें चार्ज आ गया। भाई कांच से रेशम में इलेक्ट्रॉन आ गया, उसमें क्या आ गया,
चार्ज आ गया। तो आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, ऐसा नहीं है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन पर भी होती है और प्रोटॉन पर भी होती है। अब ध्यान दीजिए, चार्ज को चलने के लिए मीडियम चाहिए। चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना मीडियम के नहीं जा सकता है, ठीक। अगर वैक्यूम हो तो उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, उसको मीडियम चाहिए, कोई ना कोई उसको चाहिए, जान ले जाने के लिए कोई चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज का जो छोटा फंडामेंटल जो चार्ज होता है, वो सबसे छोटा चार्ज होता है किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। वैसे इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज खोज लिया गया है पार्टिकल, जिसका नाम है क्वार्क। वैज्ञानिकों ने खोज लिया है इसको, लेकिन इसको भी हम ध्यान नहीं देंगे। अभी जितने फिजिक्स में जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, अभी जितने भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन को छोटा पार्टिकल मान के करेंगे, ठीक। तो क्वार्क से उतना मतलब नहीं है। हम देखेंगे कि बॉडी को किस किस तरीके से चार्ज किया रखता है। बॉडी मतलब शरीर तो होता ही है, बॉडी मतलब मेन पिंड होता है, कि किसी पिंड को किस किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। तो हम देखेंगे वेज टू चार्ज, वेज टू चार्ज, इसकी हिंदी क्या होगी? अब मैं इसकी हिंदी मतलब अधिकतर की हिंदी बताते चलूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में तो आप कमेंट करिएगा मुझे, मैं उसको दे दूंगा, फिर हिंदी पढ़ाऊंगा। अब चलिए, तो वेज टू चार्ज मतलब चार्ज करने का तरीका। तो पहला तरीका तो इसमें है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और थर्ड है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो किसी बॉडी को इन तीन तरीकों से चार्ज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं तीनों को एक करके देख लेते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होगा? चार्जिंग बाय कंडक्शन ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये पहला चल रहे हैं, ये बॉडी है, इसमें कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और हम क्या लिए? एक अनचार्ज बॉडी ले रहे हैं। कौन सी बॉडी है? चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। अब हम एक अनचार्ज बॉडी ले रहे हैं, मतलब जो चार्ज नहीं, जिसमें आवेश है तो, लेकिन उसमें मतलब वो उसमें प्रॉपर्टी आवेश की जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो नहीं है, मतलब चार्ज है ही नहीं, चार्ज है। अब देखते हैं, ये अनचार्ज बॉडी है, इसको लिए और इसको लेने के बाद क्या कर दिए? टच कर देंगे। जब टच कर देंगे तो क्या होगा? ये टच कर दिए, टच कर देंगे तो इसमें से चार्ज इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा? जब इसको टच कर देंगे तो चार्ज जो है दोनों बॉडी में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। अब आप कह रहे होंगे सर क्या इसमें और इसमें चार्ज की जो मात्रा है वो समान है? जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। तो इसमें कितने चार्ज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना? इसमें 8 है, मान लीजिए इसमें भी 7 है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अगर मान लो इसमें क्या चार्ज की मात्रा सेम है या नहीं, तो इसका आंसर ये है कि अगर बॉडी का मटेरियल भी सेम हो, साइज भी सेम हो, मटेरियल भी सेम हो, साइज भी अगर सेम हो, तो दोनों में चार्ज जो है वो बराबर रहेगा। अगर शेप, साइज एंड मटेरियल तीनों चीज सेम है तो बराबर रहेगा, नहीं तो बराबर नहीं रहेगा। तो इसके लिए लिख लीजिए आप, कब? इफ शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर
एंड मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, तो अगर शेप, साइज और मटेरियल आप बोथ कंडक्टर मतलब इसका भी और इसका भी, दोनों का अगर सेम रहा तब जो है दोनों बराबर बराबर चार्ज का बंटवारा कर लेंगे, अन्यथा नहीं होगा।